Hello everyone. Once again, welcome back to my class and wishing you all a very wonderful morning, and I hope that you people are sound and safe at your places. And we were covering chapter number 2 of economics, which is people as resource, and we have covered up to the concept of education and the kind of development that took place in the field of education. Along with that, we have also came across the fact that the kind of expenditure and the programs and the schemes that has been incurred by the government to encourage education among the citizen, especially among the age group of 6 to 14 years. हमने previous video में ये पढ़ा कि एजुकेशन सेक्टर ने कितना ग्रो किया, इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा जीडीपी में. अलॉन्ग विद दैट हमने ये भी पढ़ा कि गवर्नमेंट की क्या क्या प्रोग्राम्स और स्कीम्स थी जो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए थी. एंड स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में जो फोकस किया जाता है दैट इज़ ऑन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. बट नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो केम अक्रॉस सर्टेन काइंड ऑफ प्लान्स. हमने बहुत से प्लान के बारे में पढ़ा, स्पेशली द 12th 5-year प्लान, जिसमें बहुत से क्राइटेरियाज थे फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23. हमने इनके बारे में भी पढ़ा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें किस तरीके से 18 to 23 ईयर्स एज ग्रुप को फोकस किया गया था और उनके लिए बहुत से प्रोग्राम्स और स्कीम्स को लॉन्च किया गया. एम सेट किया गया दैट दीज वुड बी द फील्ड ऑन विच दीज एज ग्रुप वुड गेट एजुकेशन एंड दे वुड फंक्शन. नाउ वी ऑल्सो केम अक्रॉस अ न्यू वर्ड विच इज़ लिटरेसी रेट. हमने एक नया शब्द लास्ट वीडियो में सुना, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर. इसका क्या मतलब है? एंड नॉट ओनली दिस, वी विल ऑल्सो लर्न सम न्यू मोर वर्ड्स because the kind of explanation that we are going to have in the upcoming section of this video, we will came across those words. हम उन words के बारे में पहले से समझ लेंगे तो हमें understanding में आसानी होगी. First is literacy rate, then second is infant mortality rate, जो भी आप आगे पढ़ने वाले हैं. infant mortality rate, इसको शॉर्ट फॉर्म में IMR भी कहा जाता है, IMR. Then we have birth rate, death rate, and the last is life expectancy. So these are certain new words that we will came across during this section of explanation, and along with the same we have already came across the word literacy rate. literacy rate यानी कि साक्षरता दर. ये है क्या? हमने लास्ट वीडियो में बात किया कि लिटरेसी रेट इतना परसेंट था, इतना नहीं था. केरला का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे हाई है इन कंपैरिजन टू बिहार, जिसका लिटरेसी रेट सबसे लो है. एंड विथ 94% विथ केरला एंड अराउंड 62 to 64% इन बिहार. तो ये लिटरेसी रेट है क्या, साक्षरता दर है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स IMR, बर्थ रेट जिसको जन्म दर कहते हैं, फिर डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर, और फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत आयु जो होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन विच इज़ लिटरेसी रेट. साक्षरता दर क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाए. लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज the total population from age group 7 to above who can read and write, यानी कि 7 साल या उससे ऊपर के आयु के जो लोग हैं, अगर वो रीडिंग और राइटिंग जानते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानते हैं, सर्टन स्टेटमेंट्स को पढ़कर समराइज कर सकते हैं, देन दे वुड बी रिगार्डेड एज लिटरेट. तो साक्षरता दर अगर भारत के टर्म में बात की जाए कि व्हाट इज लिटरेसी रेट, सो वी कैन से दैट द लिटरेसी रेट ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स टू द टोटल पॉपुलेशन एज ऑफ 7 years एंड अबव, यानी कि 7 साल से ऊपर, 7 साल और उससे ऊपर की जो एज है 7 एंड अबव एज ग्रुप. इस एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, अगर
वो रीड और राइट कर सकते हैं, इफ़ दे कैन अंडरस्टैंड अ बेसिक स्टेटमेंट, सर्टेन मीनिंग्स एंड ऑल, देन दे वुड बी रिगार्डेड एज लिटरेट। सो इसी को लिटरेसी रेट कहा गया, यानी कि 7 साल से ऊपर के 7 साल और उससे ऊपर के आयु के जो भी लोग हैं, उनकी जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में से जितने लोग पढ़े हुए हैं उसको लिटरेट कहा जाएगा, और उनके जो दर है, जो रेट है, उसको लिटरेसी रेट कहा जाएगा। एंड देन वी हैव इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो आप अभी पढ़ेंगे व्हेन यू विल केम अक्रॉस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ हेल्थ। हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हमने पढ़ा कि हेल्थ और एजुकेशन, दीज आर द टू मेजर फैक्टर्स दैट विल डिफाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एजुकेशन and the role it played in everybody's life, as well as the government played in the sector of education to encourage education. Now we will also go through the health sector. हम health sector के बारे में भी पढ़ेंगे, and we would definitely came across these words when we will start having discussion on health. जब हम health पर discussion करेंगे तो उनमें ये सारे words आएंगे, so it would be better to understand their meanings. Infant mortality rate का क्या मतलब है? It is the नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ, यानी कि हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों पर हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या, 1 साल की बात हुई, ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि हर 1000 बर्थ पर, यानी 1000 बच्चे जो पैदा हुए, उनमें से कितने बच्चों ने 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही अपनी जान गंवा दी, उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। एंड यू विल ऑल्सो केम अक्रॉस दिस वर्ड इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज इन ग्रेड 10 ऑल्सो, एंड इट इज़ रिगार्डेड एज कि अगर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हाई हो तो ये एक बहुत बैड इंडिकेटर होता है, यानी कि हर 1000 बच्चे जो पैदा हुए 1 साल में, उन 1000 बच्चों में से मान लीजिए कि 400 बच्चों की डेथ हो गई 1 साल अपने लाइफ का पूरा करने से पहले ही, तो उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहा जाएगा, यानी कि उसका जो नंबर आएगा पर 1000 बर्थ, 400 बच्चों की डेथ हो गई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर। और दूसरे रीजन की आपने कैलकुलेशन किया, वहाँ पर 200 ही है। तो इन कंपैरिजन टू रीजन ए एंड बी, द रीजन बी विच इज़ हैविंग ओनली 200 चाइल्ड डाइड बिफोर कंप्लीटिंग देयर 1 ईयर, we can say that particular reason, that is reason B, is having low IMR, and low IMR is a good indicator. On the contrary, high IMR is a bad indicator, यानी कि वहाँ पर सुविधाएं अच्छी नहीं है, बच्चों को अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, वहाँ पर हाइजीन को लेके, सैनिटेशन को लेके अवेयरनेस नहीं है, मदर्स हेल्दी नहीं है, इस वजह से वो हेल्दी चाइल्ड को सस्टेन नहीं कर पाती, बच्चा 1 साल से पहले ही मर जाता है। सो दिस इज what we called infant mortality rate. The rate for a given region is the number of children dying under 1 year of age, यानी ये हर एक क्षेत्र पे हर 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, यानी कि आपका अगर लोकेशन है, आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, वहाँ पर हर 1000 बच्चों का गणना की गई, 1000 बच्चों की कैलकुलेशन की गई कि 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हुए, और दूसरा साल कंप्लीट करने से पहले, यानी कि इस साल मान लीजिए 2021 में किसी का बर्थ हुआ, 1000 बच्चों का जन्म हुआ, एंड 2022 तक कितने बच्चे सरवाइव कर ले जाते हैं, जितने सरवाइव कर ले गए दैट इज़ बेटर, जो मर गए, जिनकी डेथ हो गई ड्यू टू एनी रीज़न, वो मॉर्टेलिटी रेट में आ जाएंगे, यानी कि उनका जो मृत्यु दर है वो हाई है। तो हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एक बैड इंडिकेटर होता है, इसका लो होना गुड इंडिकेटर है। इट expresses that the locality of your area, the government of your area, as well as the kind of facilities you are having at your home are good, and government is also performing good, and that's why you are aware with your health, you are aware with the kind of precautions that should be taken regarding an infant baby, and आपके यहाँ मेडिकल केयर अच्छे हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके यहाँ स्वास्थ्य को लेके जागरूकता है, तो IMR का ज़्यादा होना एक गुड इंडिकेटर माना जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी IMR का लो हो IMR का लो होना गुड इंडिकेटर है, और IMR का जो हाई होना है वो बैड इंडिकेटर है। यानी हाई अगर IMR है, इसका मतलब है कि ज़्यादा डेथ हो रही है, यानी हर एक क्षेत्र में हर 1000 बच्चों का जो ग्रुप है, उनमें से मरने वाले बच्चों की अगर संख्या ज़्यादा है, दैट वुड बी अ बैड इंडिकेटर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ the number of children who died before completing their 1 year is less, that would be a good indicator. It suggests that you are providing a good kind of facilities in terms of everything. That's why people are able to give birth to a healthy child. लोग एक healthy child को जन्म दे रहे हैं।
देन वी हैव बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट का मतलब है जन्म दर। जन्म दर किसको कहते हैं? सेज बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ये 1000 बर्थ पे कैलकुलेट हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, हर 1000 जन्म पर 1 साल कंप्लीट करने से पहले जो मरने वाले बच्चों की संख्या है वो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा। और बर्थ रेट की बात की जाए तो हर 1000 लोगों पर 1000 पीपल, बर्थ रेट मीन्स पर 1000 पीपल, हर 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या होगी उसको बर्थ रेट कहा जाएगा। एंड इन द सेम वे ऑन द कॉन्ट्रेरी डेथ रेट क्या होगा? डेथ रेट इज द रेट ऑफ नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हर 1000 लोगों पे 1 साल में या किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मरने वाले लोगों की जो संख्या होगी वो डेथ रेट होगा। फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, हर 1000 जन्म पर 1 साल कंप्लीट करने से पहले जो बच्चे मर गए उनका जो नंबर होगा, उनका जो रेट होगा, दैट वुड बी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका हाई होना बैड इंडिकेटर माना जाता है। इसका हाई होने का मतलब है फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, वेदर इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, वेदर इन टर्म्स ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन, along with these facilities even the healthcare facilities and medical facilities and so many things। यानी कि आप स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता नहीं फैला रहे हैं, उतनी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बर्थ रेट क्या है? यानी हर 1000 लोगों पे जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या होगी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी निश्चित समय पर, तो वो जन्म दर होगा। मृत्यु दर वही चीज़ है, यहाँ पर डेथ की जगह, बर्थ की जगह डेथ हो जाएगा। यानी पर 1000 पीपल हु डाई एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हर 1000 लोगों पे मरने वाले लोगों की जो संख्या होगी उसको डेथ रेट कहा जाएगा एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी निश्चित समय अवधि के बीच में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? एवरेज एज कहा जाता है, एवरेज लाइफ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, एक्सपेक्टेंसी का मतलब एज द नेम ऑलरेडी सजेस्ट, एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एक्सपेक्ट करना, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि लाइफ कितनी सस्टेन हो सकती है, मीन्स द एवरेज पीरियड दैट अ पर्सन में एक्सपेक्ट टू लिव। एक व्यक्ति की औसतन आयु की वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, कितने वक्त तक जीवित रहेगा, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेटा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जितनी बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, जितना अच्छा खान पान होगा, जितना अच्छा पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इफ़ यू माइट हैव एवर हर्ड टॉकिंग टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आप कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात किए हो या बात करते हो तो आपने उनसे कहते हुए सुना होगा, अरे पहले के तो लोग 100-100 साल जिया करते थे, अब तो कुछ है ही नहीं, जब देखो किसी की डेथ हो जा रही है। तो वो 100 साल क्या है? दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मीन्स पहले का जो इन्वायरमेंट था पोल्यूशन फ्री था, पहले इतने केमिकल्स का यूज़ नहीं होता था, लोग हेल्दी रहते थे, और हेल्दी रहने की वजह से, एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने की वजह से ये कियोस भरी लाइफ नहीं थी, उनकी एक रिलैक्स लाइफ जीते थे और मेहनत करते थे, इसलिए उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो काफ़ी हाई था। आपने सुना होगा, आपके दादा से कहते हुए, दादी से कहते हुए लोग बात करते हैं तो बताते हैं कि पहले के लोग तो 100 साल जीते थे। व्हाट डज दिस दैट 100 ईयर सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज दैट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल ऑफ देयर टाइम was completely high in comparison to current days। आज की स्थिति में पहले के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यानी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो उनको लाइफ से एक्सपेक्टेड था कि वो कितने वर्ष जिएंगे, वो काफ़ी हाई था। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी डिक्लाइन हो गई है। डिक्लाइन होने के बहुत से रीजंस हैं। अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो डेटा अगर आप कैलकुलेट करो और देखो तो अक्टूबर 2020 का अगर देखा जाए डेटा और यूपी की बात की जाए तो यूपी में 66.9% एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66.9। और हाईएस्ट की बात की जाए, अगेन केरला इज़ लीडिंग। केरला जिस तरीके से लिटरेसी रेट में हाई है, यानी साक्षरता दर में केरला बहुत ज़्यादा आगे है, उसी तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी 77.3% है। ये जो डेटा है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू अक्टूबर 2020। डेटा माइट बी
डेटा माइट चेंज, इट माइट वेरी। अगर आप नेट पे कभी सर्च करो या देखो तो आपको कुछ और भी डेटा दिखाई देगा। सो नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज बिकॉज द फैक्ट इज इट इज़ अबाउट 2020. यू माइट केम अक्रॉस द डेटा ऑफ 2018, 2016 और इवन 15 दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय WHO. WHO ने जो 2015 का आंकड़ा निकाला था भारत में, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसने कैलकुलेट की थी, यहाँ पर मेल की जो एक्सपेक्टेंसी थी अकॉर्डिंग टू WHO वो कैलकुलेट की गई थी अराउंड, WHO का जो रिपोर्ट था इन 2015 का जो WHO का रिपोर्ट था और उसमें जो उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करके बताया फॉर मेल दैट वाज 66.9%, ये 66.9% था एंड फॉर फीमेल इट वॉज हाई। अगर हम मेल की बात करें तो मेल्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन कंपैरिजन टू फीमेल जनरली लो रहा है और वही इन्होंने भी कैलकुलेट किया दैट वॉज 69.9%। ये जो डेटा है ये 2015 का है, ये जो मैंने डेटा बताया इन केस ऑफ यूपी एंड केरला दैट इज फॉर 2020। सो डेटा में वेरी अकॉर्डिंग टू द ईयर्स, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब सिंपली है द एवरेज पीरियड दैट अ पर्सन में एक्सपेक्ट टू लिव, एक एवरेज पीरियड, एक औसत आयु या समय जो एक व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि वो उतने वक्त तक जिएगा। एंड if we talk about the total life expectancy that has been released by WHO in 2015, that was 68.3% टोटल, यानी कि भारत के कुल जो लोग हैं, जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी जो औसत आयु है वो लगभग 68.3, यानी कि लगभग आप राउंड ऑफ में बात करो तो 68 ईयर्स की है। सॉरी, ये परसेंटेज में डेटा नहीं है, ये सब ईयर्स में है। यानी कि WHO की जो 2015 की रिपोर्ट थी, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66.9 ईयर्स और यू कैन सम अप एज 66 ईयर्स और इवन 67 ईयर्स, आप ये मान सकते हो। इन केस ऑफ फीमेल्स इट वाज हाई दैट इज 69 ईयर्स और 70 ईयर्स, मीन्स फीमेल आर सपोज टू लिव लॉन्गर इन कंपैरिजन टू मेल ड्यू टू वेरियस रीजन, ड्यू टू देयर डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, ड्यू टू देयर busy schedule, their hectic lifestyle, even their design, their hormones are different from that of male. That's why they have a kind of good life expectancy in comparison to male. So if we talk about 2020's data, that is for UP, that we are the part of this state, हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो यहाँ पर 66.9% था। केरला की बात की जाए दैट वो 77.3%, केरला इज लीडिंग, केरला यहाँ पर भी लीड कर रहा है। मैंने आपको बताया था दैट हेल्थ एंड एजुकेशन दे बोथ गो हैंड इन हैंड। सो इफ केरला इज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, केरला वुड डेफिनेटली बी लीडिंग इन केस ऑफ हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड हैं तो वो अपने हेल्थ को लेकर उनके अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर अवेयर रहेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे भी। बिहार का हमने केस पढ़ा था, बिहार में एक्सपेक्टेंसी लो थी, तो सॉरी बिहार में लिटरेसी रेट लो था, तो उसी तरह से वहाँ पे एक्सपेक्टेंसी भी लो मानी गई है। सो दिस इज़ द डेटा of different years for 2020, for 2015 according to WHO's report। तो ये रिपोर्ट अलग अलग चेंज होती रहती है। अगर हम रिसेंट की एस्टिमेट की बात करें दैट वाज पब्लिश्ड ऑन April 7, 2021, इट इज़ 69.4 ईयर्स। अगर हम 2021 की बात करें 7 अप्रैल, 7 अप्रैल पे भी इस तारीख को भी एक रिपोर्ट जनरेट की गई थी एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट ये जो ईयर है दैट इज 69.4 ईयर्स, यानी यहाँ भारत के जो लोग हैं इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 69.4 ईयर्स, यानी सम अप राउंड ऑफ किया जाए तो 69 ईयर्स की है या 70 ईयर्स भी सम अप करके कहा जा सकता है, बट दिस इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी के केस में या इस बिहाफ पे 123rd रैंक पर है विश्व में, यानी कि भारत का जो औसत आयु है, भारत के लोगों की जो औसत आयु है वो 123rd रैंक पर है, यानी और भी बहुत से देश हैं जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इससे भी हाई है। मीन्स पीपल आर लिविंग इवन मोर देन 70 ईयर्स, 80 ईयर्स एंड इवन 90 ईयर्स। सो दैट्स वाई इंडिया ऑक्युपाइज द प्लेस एट 123rd रैंक विच इज़ वेरी लो इन कंपेरिजन टू द अदर कंट्रीज दैट इज़ द रिमेनिंग 122 कंट्रीज। 122 देश अभी और हैं जिनके पीछे है भारत, 123वें रैंक पर है। नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन
हेल्थ स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। अब हम हेल्थ पर आते हैं, ये तो बेसिक टर्म्स हो गए विच आर रिलेटेड विथ हेल्थ। अब हम हेल्थ पे डिस्कशन अगर करें, फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ ऑल इल हेल्थ। तो कोई भी बात है, फर्म की ही नहीं, हम हर जगह की बात करते हैं। हमने चैप्टर 1 में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, एंड वी केम अक्रॉस द फैक्ट दैट फर्म अल्टीमेटली मेक्स प्रॉफिट। जो एंटरप्राइज है वो प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कमाने के लिए उनके पास एक हेल्दी वर्कफोर्स का होना ज़रूरी है। उनकी जो वर्कफोर्स है अगर हेल्दी है, वो तभी एफिशिएंट भी हो पाएगी, तभी बेहतर परफॉर्म भी कर पाएगी। एंड फॉर दैट रीज़न दे नीड काइंड ऑफ वर्कफोर्स विच इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी, अप टू डेट रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड सो ऑन। कोई भी फर्म एक इल फोर्स को लेकर, बीमार वर्क फोर्स को लेकर परफॉर्म नहीं कर सकती, ना ही अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है, क्योंकि एक जो हेल्दी पर्सन होगा उसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होगी इन कंपैरिजन टू अ पर्सन हु इज़ अनहेल्दी। एंड द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। ऑब्वियस सी बात है, एक हेल्दी पर्सन जो है वो अपने पोटेंशियल, अपने हुनर और अपनी काबिलियत को और मैक्सिमाइज कर पाएगा, उसको बेटर वे में यूटिलाइज कर पाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक अनहेल्दी पर्सन जो है उसके अंदर लाख पोटेंशियल हो बट वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको मैक्सिमाइज भी नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ अनएबल टू यूटिलाइज हिज और हर पोटेंशियल। तो हेल्दी होना आपकी क्षमता के लिए और ज़रूरी है। अगर आपको क्षमता बढ़ानी है और बेहतर परफॉर्म करना है और एजुकेशन एक्वायर करनी है, काम के क्षेत्र में और बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, यू नीड टू बी मोर एंड मोर हेल्दी, and she will not be able to maximize her output to the overall growth of the organization। एक अनहेल्दी पर्सन अपने आउटपुट को कभी नहीं बढ़ा पाता। आप अगर हेल्दी हो तो आप रोज स्कूल आओगे, बट इफ इन केस यू आर नॉट हेल्दी, there might be a chances that you miss your school twice in a week or thrice in a week or even 10 days, 15 days and so many in a month। तो आप जब स्कूल छोड़ोगे तो आप फिर क्लास कहाँ से करोगे, आपको कहाँ से पढ़ाई आपकी कंप्लीट होगी? तो आपका जो आउटपुट है, जो आपका रिजल्ट है, उसका ग्राफ डाउन होता चला जाएगा। सो दिस इज द वेरी कॉमन एज वेल एज द अल्टीमेट फैक्ट दैट इफ यू आर अनहेल्दी, you won't be able to maximize your output, you won't be able to utilize your potential fully। And indeed health is an indispensable बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको खुद से अलग नहीं कर सकते। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो आपसे अगर अलग हो जाएगा तो आपकी बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। एंड henceforth improvement in the health status of the population has been the priority of the country। As you all know that we are having a tremendous population and for that if the population would remain unhealthy, so हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था asset और liability का। So an unhealthy population would be regarded as the liability but not a healthy population। That's why it is the aim of our country and even for every country to increase the status of health of the people of that nation, just to increase the population, its quality, at the same time just to make the people asset rather than making them liability। आर नेशनल पॉलिसी, हमारी जो राष्ट्रीय पॉलिसी रही है, नीति रही है, टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो हमारी राष्ट्रीय नीतियाँ रहीं उनमें भी ये बातें फोकस में रखी गई कि हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, फैमिली वेलफेयर को प्रमोट किया जाएगा, यानी प्रत्येक परिवार की भलाई के लिए स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाएगा ताकि हर एक परिवार सुख समृद्धि और शांति से और सबसे ज़रूरी स्वस्थ होकर जीवन को जी सके। न्यूट्रिशनल सर्विसेज दी जाएंगी ताकि जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके, जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की उसको इम्प्रूव किया जा सके। एंड स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है हमारे समाज के, यानी वो सेक्शन जो अलग अलग फैसिलिटीज़ से डिप्राइव रह गया, वेदर ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और बेसिक एमिनिटीज़ लाइक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो जो भी अंडर प्रिविलेज ग्रुप है जिनको भी ये सारी सर्विसेज नहीं मिल पाई, उनको भी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने का एम रखा गया नेशनल पॉलिसी में, जो राष्ट्रीय नीतियां बनी। ओवर द लास्ट 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector। तो अगर बात की जाए पिछले 5 दशक की, तो भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी इम्प्रूव किया है हेल्थ के केसेस में। अगर आपको अपने प्रीवियस क्लासेस के चैप्टर्स याद हो, हेल्थ 7th में आपने सिविक्स में पढ़ा था, एंड यू केम अक्रॉस द फैक्ट दैट इंडिया में बहुत ज़्यादा आपके
हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर्स हैं। इंडिया का हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी बड़ा है और हर साल बहुत तादाद में लगभग 50 से 60 हज़ार मेडिकल स्टूडेंट्स या इवन मोर देन डैट भारत आते हैं पढ़ाई के लिए। और इतना ही नहीं, फॉरेन टूरिस्ट पेशेंट भी आते हैं जो भारत में इलाज करवाते हैं। ये सारे केसेस आपने पढ़े थे ग्रेड 7 में भी। तो ये सारी चीज़ें क्या सिग्निफाई करती हैं कि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट हैज़ बीन इम्प्रूव वेरी मच एंड वी आर स्टिल हेडिंग टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर जस्ट टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग पुअर हेल्थ। तो एक दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। Now if you look at the data given on page number 23, that is according to the economic survey 2017 and 18, 2017-18 का एक economic survey हुआ, उसमें ये बताया गया that these measures which have been adopted have increased the life expectancy over 68.3 years in 2014। तो गवर्नमेंट ने जो भी measures adopt किए हेल्थ केयर सेक्टर में, स्पेशली हॉस्पिटल्स बनवाए गए, हेल्थ केयर सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र जिनको कहा जाता है, वो सब खोले गए। ये सारी चीज़ें इसलिए कि बेटर से बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोअर से लोअर लेवल तक प्रोवाइड की जा सके, इवन एट एवरी विलेजेस एंड टाउन, सो दैट नोबडी वुड डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 2014 की बात की जाए तो इम्प्रूव करके 68.3 ईयर्स तक पहुंच गई, जो कि काफ़ी एक बेटर इम्प्रूवमेंट रहा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी IMR की बात की जाए, आई टोल्ड यू IMR, तो ये जो IMR था हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 34 इन 2016। 147 मैंने बताया हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों पे जो मरने वाले बच्चों की संख्या होती है अपना 1 साल का जीवन कंप्लीट किए बिना, उनको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में रखा जाता है। तो 1951 का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंगली IMR जो था वो 147 था, यानी कि 147 का मतलब इन 1951 यानी पर 1000 बर्थ 147 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी। एंड 2016 के अराउंड का अगर डेटा देखा जाए तो ये लगभग पहुंच गया 34 पे। तो काफ़ी डाउन हुआ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर, यानी कि गवर्नमेंट ने एम्यूनिटीज़ में इंप्रूवमेंट किया और बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू किया। इसकी वजह से जो छोटे बच्चों का नवजात का मृत्यु दर है वो घट गया। एंड अलॉन्ग विद दैट क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप्ड टू 20.8 एंड डेथ रेट टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और उसके साथ साथ ये जो डेथ रेट और बर्थ रेट है इसमें भी काफ़ी गिरावट पाई गई। अगर बर्थ रेट थोड़ा सा डाउन हुआ तो वो भी एक बैलेंस की तरह था कि चलो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं, इसकी वजह से कंट्री की इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आया। सो ये नोटिस किया गया कि जो क्रूड बर्थ रेट था वो ड्रॉप हुआ 20.4 पे आ गया और जो डेथ रेट था उसमें भी गिरावट आई। डेथ रेट का गिरना भी गुड इंडिकेटर होता है। अगर ये डाउन हो रहा है दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर। इसका हाई होना बैड इंडिकेटर है, यानी कि हर 1000 लोगों पर अगर मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई, इसका मतलब है आपके यहाँ कोई महामारी फैली है, कोई बीमारी फैली है। और अगर कुछ भी नहीं है देन यू आर अनएबल टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू योर पीपल, टू योर सिटीजन, दैट दे आर नॉट एबल टू सस्टेन अ लॉन्गर लाइफ, क्योंकि वो एक अच्छा जीवन, लंबा जीवन नहीं बिता पा रहे। तो डेथ रेट का लो होना एक गुड इंडिकेटर है, ये देश की अच्छी सुविधाओं को दिखाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर डेथ रेट हाई है तो ये एक बैड इंडिकेटर है, ये देश में जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है इनको दिखाता है। And increase in life expectancy and the improvement in child care are useful in assessing the future progress of our country। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी एक इंक्रीमेंट पाया गया कि जो औसत आयु है लोगों की वो बढ़ रही है, लोग 68 ईयर्स से भी और ज़्यादा जी रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड इंडिकेटर, यानी कि अगर ये भी हाई है तो ये एक, इसका लो होना गुड इंडिकेटर है, हाई होना बैड इंडिकेटर। इसका भी लो होना गुड इंडिकेटर, हाई इज़ अ बैड इंडिकेटर, बट इसका हाई होना इज़ अ गुड इंडिकेटर और लो होना इज़ अ बैड इंडिकेटर। यानी कि अगर लोगों की आयु कम हो जा रही है, लोग 50 साल में 60 साल में मर जा रहे हैं, दैट इज़ अगेन अ बैड इंडिकेटर विच रिफ्लेक्ट्स दैट द पीपल आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, दे आर नॉट गेटिंग न्यूट्रिशियस फूड और बेसिक कम्युनिटीज रिलेटेड टू देयर हेल्थ, एंड दैट्स वाई दे आर अनएबल टू सस्टेन अ गुड पीरियड ऑफ लाइफ, एक लंबा जीवन नहीं बिता पा रहे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हाई होना अच्छी बात है और लो होना गलत बात है या बुरी बात है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पाई गई 2017 और 18 के सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे में, कि ये भी हाई है, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर। एंड
एक आइडिया लग गया कि फ्यूचर में ये प्रोग्रेस करेगा और एक अच्छा रिजल्ट देगा। एंड इंक्रीज इन द लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, लंबा जीवन जी रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसमें और एबिलिटी और पोटेंशियल जनरेट होता है। ही और शी माइट बी एबल टू परफॉर्म इवन मच बेटर इन कंपेरिजन टू एन अनहेल्दी पर्सन। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हाई होना, हेल्थ का अच्छा होना, दैट इज all together makes a better workforce and that will ultimately contributes toward the economy of any nation. Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both the mother and child and the child care. So basically ये जो IMR है इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। कई बार हॉस्पिटल्स वगैरह में साफ़ सफाई नहीं होती, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, उसके वजह से डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द मदर उनका सही से सिजेरियन ऑपरेशन या कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसके वजह से उनकी बॉडी में या उनके चाइल्ड के बॉडी में इन्फेक्शन आ जाता है। एंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर प्रेगनेंसी शी माइट नॉट बी एबल टू गेट न्यूट्रिशियस फूड, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड टू हेल्प दैट विल हेल्प हर टू जनरेट अ गुड हेल्दी काइंड ऑफ बेबी। तो अगर उनको अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा भोजन नहीं मिलता है, वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं या उनका स्वास्थ्य खुद अच्छा नहीं है बहुत सी अनअवेयरनेस की वजह से, तो ये सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली क्या करते हैं, दैट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द चाइल्ड विच इज़ अगेन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिरावट आई, इसका मतलब है कि अवेयरनेस फैली है, मदर की भी हेल्थ अब अच्छी हो रही है, इसके वजह से उनके चाइल्ड की भी हेल्थ अच्छी हो रही है। और अलॉन्ग विद दैट हाइजीन और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में इंप्रूवमेंट किया गया है। इन्फेक्शंस वगैरह जो बच्चों को हो जाते थे वो सारे केसेस अब खत्म हो गए हैं या कम हो गए। So all these things are the good kind of indicator, as if the infant mortality rate is reducing, that will ultimately help in the generation of a better and healthy workforce. And now let's have a look on page number 24 of your textbook, on which certain data are given regarding the health care facilities or the infrastructure over the years. It says that is from 2013 to 2017, यानी 2013 से 17 तक का एक डेटा दिया हुआ है, जिसमें जो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए या फिर इम्प्रूवमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ बेड्स एंड वेरियस personals who are related in these areas, who are related with the field of education, how they have been improved from the year 2013 to 2017. Have a look on the table. It consists of various abbreviation, like the very first column says SC, then it has PHC, then CHC. So SC stands for sub center, then primary health center, and then community health center. And then we have various data of these centers from the year 2013 to 2017. Look at the figures, number of these facilities which has been improved or even declined from these years. इन नंबर को देखिए और कंपैरिजन करिए कि 2013 से 17 तक में ये इम्प्रूव हुए, डिक्रीज हुए और किस लेवल पर स्टैग्नेंट रह गए, यानी इनमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ। Then the second column is about dispensaries and hospitals. Number of hospitals from 2013 to 2017, किस तरीके से इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, ये घटे हैं, बढ़े हैं, या इनकी जो संख्या है वो कॉमन या रुक गई है, इस पर ध्यान दीजिए और एक कंपैरिजन करिए। Then we have beds in government hospital, which is from again year 2013 to 17. Then we have registered doctors in medical council. Medical councils के कितने registered doctor है from the year again 2013 to 17. Compare all these data and have a look on them and find out whether they have been improved or remained stagnant or even declined. And the last category is nursing personnel, which include ANM, RN, RM and LHV. ANM stands for auxiliary nurse hydrides, RM means registered nurses and RM means registered midwives, and LHV stands for lady health visitors. So these are the number of various medical personnel and the units that has been increased and developed by and built by the government for the purpose of improving and providing better healthcare facilities from the year 2013 to 17. Have a look on all these data and try to find out various answers to certain questions, which include questions like, do you think that the increase in the number of doctors and nurses is adequate for India? If not, why? इस डेटा को पढ़ने और समझने के बाद क्या आपको लगता है कि जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो भारत के लिए पर्याप्त हैं? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो भी क्यों?
देन व्हाट अदर फैसिलिटीज़ वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इन अ हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में क्या क्या और मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहेंगे। देन वी हैव क्वेश्चन लाइक डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड, आपने कभी कोई हॉस्पिटल विजिट किया हो, यू कैन इवन ड्रॉ टू सेपरेट कॉलम, वन फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड अनदर वन फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंसेज बिटवीन द काइंड ऑफ एमिनिटीज दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग दिस टेबल, क्या इस टेबल को यूज करके अगर आप एक ग्राफ बना सकें, दैट वुड बी मच बेटर, दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट the numbers of increase or even declined or a kind of stagnation graphically. Now our data says that there are many places in India which do not have enough these basic facilities. भारत में अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, राज्य या स्टेट्स हैं जहाँ पर ये स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं हैं। And there are only 381 medical colleges and 301 डेंटल कॉलेजेस इन आवर कंट्री, हमारे यहाँ पे 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। एंड स्पेशली हम स्टेट्स वाइड वेरिएशंस की बात करें तो जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। ये वो राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं। एंड इफ़ यू look at these number and divided it into 4 states, तो मैक्सिमम कॉलेजेस अगर इनके पास हैं तो बाकी के सारे स्टेट्स की क्या कंडीशन होगी, यू कैन इवन इमेजिन एंड यू कैन इवन टैली द कंडीशन ऑफ दीज स्टेट विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हु डू नॉट हैव दीज बेसिक एमिनिटीज।